नमस्कार, आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ देखेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होती है, बेसिक ही देखेंगे आज। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो हिंदी होती है वो पहला मित्र होती है। ट्रांसफार्मर की जो हिंदी होती है वो पहला मित्र होती है। और ट्रांसफार्मर को अच्छे से समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को जाते हैं और देखते हैं ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर। देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर की कोर है। क्या है? ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर है। इस पर एक कॉइल लपेटेंगे, इस पर एक कॉइल लपेटेंगे, कोर पर हम कॉइल लपेटेंगे और इसे हम लोड से ऑपरेट करा देंगे और इसे एसी सोर्स दे देंगे। एसी सोर्स। ठीक है, यहीं सब क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाता है। ये हमारा क्या है? कोर है। क्या है? कोर है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? यहीं से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जिस कुंडली से सप्लाई दी जाती है, अर्थात जिसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सप्लाई से किसे कनेक्ट किया है? इस वाले वाइंडिंग को, इस वाले कॉइल को हम सप्लाई से कनेक्ट किए हैं तो हमारा क्या हुई? प्राइमरी वाइंडिंग। क्या हुई? प्राइमरी वाइंडिंग। अब जिसे लोड से ऑपरेट कराते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये क्या हुई? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, हमें ये नहीं कहना है कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो या कम हो उसके वजह से प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से एसी सोर्स जुड़ा होगा उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे और जहाँ से लोड ऑपरेट होगा उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। यदि यहाँ पर हम लोड लगा दें, यदि जहाँ एसी सोर्स है, देखिए जहाँ एसी सोर्स है, देखिए ये हमारा कोर है और पहला हम यहाँ एसी सोर्स दिए थे, यहाँ हम लोड लगा दें और यहाँ हम दिए थे, यहाँ लोड को ऑपरेट कराते हैं, यहाँ एसी सोर्स दे देंगे तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग ए हो जाएगी। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग वही होती है जहाँ से सोर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो ए प्राइमरी वाइंडिंग हो जाए, ए सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में ये नहीं कहना हमको कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा या कम, उसके वजह से ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से सोर्स कनेक्ट रहता है उसे प्राइमरी और जहाँ से लोड ऑपरेट होता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। देखिए अब सेकेंडरी, ये हमारी कोर है। क्या है? ये हमारी कोर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, एसी सोर्स देंगे। एसी कैसा होता है? एसी या वोल्टेज करंट के बीच में हम ग्राफ खींचे तो यही तो मिलता है वोल्टेज और करंट के बीच में। अर्थात एसी जो होता है वो वेरिएबल नेचर का होता है, अर्थात बदलने वाला। ठीक है, बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है, अर्थात एसी जो होता है बदलने वाला होता है। एसी जो होता है हमारा बदलने वाला होता है। देखिए, यहाँ पर और भी क्वेश्चन आता है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसे कहते हैं? हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो, हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसे कहते हैं? तो देखिए क्या होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जहाँ पर, ठीक है ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या होती है? देखिए आप लोग, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न क्या होती है? ज़्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स, जिस कॉइल के या वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो उसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। और जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न क्या हो? कम हो। जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न क्या हो? कम हो। नंबर ऑफ टर्न होती है जिस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। लो वोल्टेज क्या कहते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। अब देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर पे कैसे करंट जाता है, इंड्यूस ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में क्या होती है, ये हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर है।
ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। और हम देख चुके हैं कि जो हमारा एसी सोर्स दी है प्राइमरी, एसी कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, वेरिएबल नेचर अर्थात बदलने वाला। एसी तो होता है बदलने वाला होता है। एक चीज़ हमको यहाँ पे याद रखना होगा कि जहाँ करंट होती है वहाँ क्या होती है, फ्लक्स। अर्थात जहाँ भी करंट प्रवाहित होगा वहाँ फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, आगे हम जान जाएंगे कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर को समझने के लिए ये हमें याद रखनी है। तो ठीक है, एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, अभी हम देखें कि एसी बदलने वाला होता है। क्या होता है, बदलने वाला होता है। एसी जो होता है हमारा वो बदलने वाला नेचर का होता है, बदलने वाला नेचर का होता है। एसी जो हमारा होता है वो क्या होता है, बदलने वाला नेचर का होता है, अर्थात पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है। क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है। एसी बदलने वाला होता है, हम जानते हैं एसी बदलने वाला होता है। इसे हम लोड से ऑपरेट कराए थे, इसे एसी सोर्स से ऑपरेट कराए थे। एसी हमारा बदलने वाला होता है। जैसे ही हम, ये लोड है, जैसे ही हम एसी सप्लाई देंगे तो बदलने वाला करंट जाएगी। एसी सप्लाई देने से I1 करंट गई, एसी सप्लाई देने से करंट की वजह से क्या इंड्यूस हुई, जहाँ करंट वहाँ क्या होगी, फ्लक्स होगी। आपको याद रखना है, जहाँ करंट वहाँ फ्लक्स। एसी करंट देने से इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुई। अब फ्लक्स कैसा है, बदलने वाला ही तो होगा, क्योंकि करंट हम देख रहे हैं बदल रहा है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, एसी हमारा वेरिएबल नेचर का है तो करंट भी वेरिएबल नेचर का होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल नेचर का होगा। तो फ्लक्स भी वेरिएबल नेचर का होगा। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है कि फ्लक्स के बदलने से एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। फ्लक्स के बदलने से इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो हमारा फ्लक्स क्या है, बदलने वाला है, तो यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा E1, और यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा E2। और यही फ्लक्स E2 कैसे होगा, हम बता रहे हैं आपको। यही फ्लक्स इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और फ्लक्स बदलने वाला है तो इस वाइंडिंग में फ्लक्स बदलेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार E2 इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, मतलब ट्रांसफार्मर क्या बदलता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है किस पर काम करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। फैराडे जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। और ट्रांसफार्मर को देख रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होती है, ये दो तरह से हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एक हमारी होती है स्टेप अप और दूसरा होती है हमारा स्टेप डाउन। एक हमारा क्या होती है, स्टेप अप और दूसरा होती है स्टेप डाउन। दूसरा क्या होती है, स्टेप डाउन होती है, स्टेप डाउन। तो देखिए स्टेप अप मतलब अप, कुछ तो अप कर रहा है, यहाँ पर कुछ डाउन करेगा। अप क्या करेगा, ट्रांसफार्मर दो ही चीज़ चेंज करेगा, या तो वोल्टेज करे या करंट। ट्रांसफार्मर केवल दो चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, तो इसका आंसर है वोल्टेज और करंट। देखिए स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होती है और करंट कम होती है। स्टेप डाउन में क्या होती है, वोल्टेज कम होती है कि डाउन कर रहा है तो करंट हमारा ज़्यादा होगी। अब देखिए क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर क्या बदलता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा
वोल्टेज व करंट बदलता है। एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वोल्टेज व करंट को बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर देखिए क्या नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर जो होती है वो पावर व फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, पावर व फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। और इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज पर की जाती है, और यही फ्रीक्वेंसी अमेरिका में 60 हर्ट्ज पर की जाती है। और आसानी से आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है। और आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापी जाती है? देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग इसे केवीए में मापी जाती है। किसे? केवीए में मापी जाती है। ट्रांसफार्मर को केवीए में मापी जाती है। केवीए में किलो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि और वायु हानि होता है कि नहीं देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में देखिए आप लोग, ये मोटर में होती है जो देखिए जो फ्रिक्शन लॉस मतलब घर्षण हानि जो होती है और वायु हानि जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस या मैकेनिकल लॉस जिसे हम बोलते हैं, ये मोटर में होती है, ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। क्यों? जो हमारा घर्षण हानि है यानी कि फ्रिक्शन और विंडेज लॉस जिसे मैकेनिकल लॉस एक क्या होती है? मोटर में होती है, मगर ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होती है? नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में नहीं होती है, मोटर में होती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं होती है फ्रिक्शन और घर्षण या घर्षण? क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशनरी पार्ट नहीं होता है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, जबकि मोटर में होता है, इसीलिए घर्षण होती है। और फ्रिक्शन और घर्षण हानि किस पर डिपेंड करता है? ये जो फ्रिक्शन और घर्षण हानि है किस पर डिपेंड करता है? देखिए जो फ्रिक्शन लॉस या विंडेज लॉस ये स्पीड पर डिपेंड करता है। बताइए, स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो स्पीड यानी कोई घूमने वाला पार्ट होगा, वो कहाँ होगा? ट्रांसफार्मर तो होगा नहीं, मोटर में होगा। तो घर्षण और विंडेज लॉस मोटर में होगा और स्पीड पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा स्पीड से हम मोटर को घुमाएंगे उतने ज़्यादा ही फ्रिक्शन या विंडेज लॉस होगी। और देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता ना सबसे ज़्यादा होती है, ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, मोर देन 96% मोर देन होती है। 96% से ज़्यादा आप मान सकते हैं, या इसे नॉर्मली 90% से ज़्यादा ही मानेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो 90% से ज़्यादा हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे इसको, इफ़िशियंसी को। जबकि मोटर में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि मोटर में जो होती है घर्षण और विंडेज लॉस की मान बढ़ जाती है। लेकिन यही हम देखेंगे तब आइडियल ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लॉस को नगण्य कर देते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होती है इफिशियंसी? वो 100% होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर जो इफिशियंसी होती है हमारे 100% होती है। ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। अभी तक हमने देखा पढ़ा उससे यही तो होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मोटर जबकि रोटेटिंग पार्ट होता है, तो स्टैटिक डिवाइस नहीं है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, तो ट्रांसफार्मर की कोर हम देखे थे, ये ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और कहते हैं जो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होती है देखते हैं। ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है देख लेते हैं।
जो मिनरल ऑयल होती है उसका उद्देश्य ये होती है कूलिंग के लिए। पहला तो कूलिंग के लिए जो मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज होता है, कूलिंग के लिए यूज की जाती है, कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए, इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और देखेंगे आगे इसके बारे में। अभी हमने केवल ट्रांसफार्मर को बेसिक से आपको समझाया है, इसके बाद हम देखेंगे अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर होते क्या है, ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को अप को कैसे नीचे ऊपर बढ़ाएंगे कराएंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर, पीटी सीटी आगे देखेंगे। धन्यवाद।